करी। फिर ऑडिट किस तरीके से करना है, किन चीजों को फॉलो करना है, उसके ऊपर हमने बात करी, जिसके अंदर हमने कुछ बातें करी थी कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे ऊपर, हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ता है थ्रू आउट द ऑडिट। थ्रू आउट द ऑडिट हमें अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है ना। जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने पढ़ा था उसमें क्या था, अलर्ट रहना, ठीक है। हमेशा जागते रहना है, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए आपका। कोई भी आपको कोई चीज बोल रहा है तो आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है। ये नहीं कि यार मैनेजमेंट ने जो बात कही आपने कहा कि ठीक है यार, आपने उसकी बात मान ली, तो इस तरीके से नहीं करना। हमें हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड वाला एटीट्यूड रखना है। तो ऑडिटर जब आप बन रहे हैं तो आपने अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना होगा, जो कि एटीट्यूड होगा क्वेश्चनिंग माइंड वाला, ठीक है। थोड़ा सा शक की निगाह से देखने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट में हमने बताया कि यार प्रोफेशनल जजमेंट आपने हर काम में यूज करनी पड़ती है। इसी इसी तरीके से ऑडिट करते वक्त भी आपने बहुत ज्यादा चीजों में प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी पड़ती है। इधर मैथ्स नहीं है, इधर अकाउंटिंग नहीं है कि यार 1+1 2 ही होगा, या फिर मेरा एक फॉर्मेट है, कंसोलिडेशन करते वक्त मुझे इस फॉर्मेट के हिसाब से ये चीज करनी है। तो कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने ऑडिट के लिए आपने थोड़ा सा प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सब्जेक्टिव नेचर की चीज है, ठीक है ना। एक ऑडिटर जाएगा, हो सकता है कि वो थोड़े ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, दूसरा ऑडिटर जाएगा, हो सकता है उससे कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। तो हर किसी की अपनी एक प्रोफेशनल जजमेंट कॉल हो सकती है। इधर ये नहीं होगा कि यार एक ऑडिटर गया तो दूसरा ऑडिटर गया, दोनों एग्जैक्टली सेम एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स कर रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम सबका गोल क्या है, हम सबका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, कि यार हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हुए हैं या नहीं बने हुए। हमें उस बात की एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी पड़ेगी। बीइंग एन ऑडिटर ये आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग्स, जो आप ट्रेनिंग्स लेंगे, जो आपके पास नॉलेज होगी, जो आपने सर्टिफिकेशंस करी, जो आपने इसका सर्टिफिकेशन लिया आईकेप की, तो उस बेसिस पे आपको ये डेवलप होगी प्रोफेशनल जजमेंट। जितने क्लाइंट्स करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, तो प्रोफेशनल जजमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल जजमेंट में ऑडिट ऑडिट एंड से हमने क्या चीजें देखी थी कि यार ऑडिट एंड से हमें कितना प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, वो एक जजमेंट कॉल है यार, कितने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जो प्रोसीजर से एविडेंसेस मिल रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो रिलायबल है, वंस अगेन जजमेंट कॉल होगी मेरी, ठीक है। फिर इसके अलावा कि यार जो मुझे जितने भी एविडेंस मिल गए, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो वो मुझे अल्टीमेटली देखना है, ठीक है ना। तो ये वन ऑफ द एक पार्ट है जो ऑडिट करने के लिए हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर इसके अलावा हमने एक और बात पढ़ी थी कि जितना भी ऑडिट करेंगे वो एज पर आइजा करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। उसके हिसाब से हम जितना भी ऑडिट करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे। तो ये हमारे ऊपर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी ऑडिट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी, कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे ऑडिट के, तो वो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर ली। इसको हम बार बार हर क्लास में रिपीट करते रहेंगे, ताकि हमें जितना ज्यादा रिकॉल होगा उतना ज्यादा हमें दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल सी चीज है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज सुनते हैं तो वो कुछ चीजें उसकी रिटेन होती हैं, कुछ चीजें इंसान भूल जाता है, क्योंकि जाहिर है आप लोगों की भी इतनी ज्यादा मसरूफियात है, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी करनी होती है, इंस्टा पर भी आपने एक्टिव रहना होता है, स्नैपचैट भी यूज करना पड़ता है, फेसबुक भी करना पड़ता है, फिर यूट्यूब पे अलग आप लोग टाइम चला रहे होते हैं, फिर सीजन अलग आप लोगों को देखने होते हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा मसरूफियात होती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ऊपर से एक सब्जेक्ट थोड़ी होता है आप लोगों का ऑडिट, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आप लोग दे रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा मसरूफियात है ना। तो इसीलिए
हमें बार बार इन चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा अपनी क्लास में ही, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, वो हम बाद में दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर कोई भूल गया हो तो वो दोबारा आपकी क्या होगी, दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा माइंड जब आप करेंगे वो उसकी प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, वो तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, वो कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी, उसके अंदर बार बार हम रिकॉल करते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, तो चीजें हमें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है आइजा 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग करनी है, प्लानिंग। ठीक है। अच्छा, प्लानिंग आप लोग नॉर्मली सुनते रहते, प्लानिंग का वर्ड तो यार प्लानिंग, देखें हर चीज नेचर से कनेक्टेड है। जो आपकी डेली रूटीन में जितनी भी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें आपके जितने भी इधर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीजें कनेक्टेड है आपकी डेली रूटीन से, नेचर से। ठीक है। तो प्लानिंग एक सिंपल सा वर्ड है। ठीक है। अच्छा, प्लानिंग को अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं कि यार जब आप आईकेट के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप भी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बगैर तो आपके कैफ के पेपर भी नहीं निकलेंगे, पीआरसी भी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो प्लानिंग उसमें भी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में आप लोग करते क्या है, थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करें अपने दिमाग में कि आप लोग प्लानिंग में करते क्या है। प्लानिंग में आप लोग सबसे पहले तो आप लोग देखते हैं कि यार मेरा सिलेबस क्या है। ऐसा ही होता है ना, प्लानिंग में सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मेरा सिलेबस, मेरा कंटेंट। साथ साथ मैं कुछ चीजें लिखता भी रहता हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में बनती भी रहे डायग्राम। ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ सिलेबस। ठीक है। यार मेरी बाउंड्री क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर मैं ऑडिट का सब्जेक्ट, ऑडिट एंड एश्योरेंस, ठीक है, अगर मैं इसका सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो कौन कौन से आइजा इसमें टेस्ट होंगे। पहले तो अपनी बाउंड्री तो डिसाइड कर लूं मैं कि यार क्या क्या सब्जेक्ट, जो शुरू की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये चैप्टर दे, ये चैप्टर दे, ये चैप्टर दे, ये चैप्टर दे। ठीक है ना। हालांकि ऑडिट तो एडवांस ऑडिट भी है, ठीक है ना, सी फैब के अंदर भी ऑडिट है। तो सी फैब के अंदर मतलब बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जो कैफ के अंदर नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको बाउंड्री नहीं पता होगी तो हो सकता है आप आइजा 600 भी पढ़ रहे हो, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि यार जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर डिटेल में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ड्यू डिलीजेंस और ये सारी चीजें हैं, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपको अपनी बाउंड्री नहीं पता होगी तो हो सकता है कि यार आप वहां उन चीजों पे टाइम वेस्ट करो जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, जो क्वेश्चन आना ही नहीं है आपके जो एग्जामिनेशन में, आप उधर टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो प्लानिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी बाउंड्री डिसाइड कर लो कि मुझे किस बाउंड्री में रह के चलना है। ठीक है। उससे बाहर नहीं जाना। ठीक है। मुझे उसी बाउंड्री में रह के चलना है, ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड कर लिया मेरा सिलेबस क्या है। ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्या देखते हैं, दूसरी चीज की यार वेटेज, वेटेज देखते हैं कि किसकी कितनी ज्यादा वेटेज है। उससे पता क्या चलता है, वेटेज से पता ये चलता है कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किन चैप्टर को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कितना ज्यादा टाइम देना है। ठीक है। उस इंपॉर्टेंस से आपको क्या पता चलता है, उस इंपॉर्टेंस से आपको पता चलता है कितना ज्यादा आपको इधर टाइम इनपुट करना है। तो पता क्या चल रहा है, सबसे पहले मैंने बाउंड्री डिसाइड करी, फिर मैं देखता हूँ वेटेज, वेटेज के बाद उसकी इंपॉर्टेंस, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है उसके हिसाब से मैं उसको टाइम की एलोकेशन करता हूँ, कम इंपॉर्टेंट होता है उसकी टाइम की एलोकेशन भी कम होती है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम एलोकेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, टाइम एलोकेशन कर लिया आपने, इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, फिर इसके बाद अच्छा एक होती है आपकी डेडलाइन। ठीक है ना, डेडलाइन भी कोई चीज होती है। ठीक है। जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको पता होता है कि यार लेट से मेरे पेपर की जो डेट है वो लेट से 5 मार्च है। ठीक है। अच्छा, आपने प्लानिंग स्टार्ट करी लेट से 1 फेब से। ठीक है। अब पहला तो मसला ये आ गया कि फेब के 28 दिन आपके पास आ गए। ठीक है। और 4 दिन ये हो गए मार्च के। ठीक है। तो टोटल आपके दिन बने कितने, 32 डेज।
अब 32 डेज आपके पास है, 32 डेज में आपने तैयारी करनी है, तो आप उसके हिसाब से टाइम की एलोकेशन करेंगे कंसिडरिंग योर डेडलाइन। ठीक है ना, डेडलाइन भी दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं टाइम एलोकेशन इतनी ज्यादा ज्यादा कर दे कि भाई मुझे इस एरिया पे इतना टाइम देना है, इस एरिया पे इतना टाइम देना है, पता चला ये 32 डेज से क्रॉस कर जाए। तो विद इन डेडलाइन आपने टाइम एलोकेशन इस तरीके से करनी है कि 32 डेज के अंदर आपका सारा रिवीजन हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप क्या करते हैं, आप फर्दर उसमें चैप्टर के अंदर फर्दर आप डिसाइड करते हैं कि यार लेट्स से मैं ये वाला एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ज्यादा हाई प्रियोरिटी पे है, ठीक है, जो हाई रिस्क एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे ज्यादा टाइम देना है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। ये वाला टॉपिक था, इसका मैंने लेक्चर नहीं लिया था, ठीक है, इसका मैं लेक्चर लेना भूल गया था, तो इसके ऊपर मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, मुझे किसी फ्रेंड से कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, मुझे टीचर को मैसेज करना पड़ेगा, टीचर हो सकता है मुझे एक दो दिन में रिप्लाई करें, तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल था, मुझे समझ में फौरन नहीं आया था, इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। इसके पास पेपर थोड़े ज्यादा है, इसके ऊपर मुझे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, सर ने बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, मेरे दिमाग में छप चुका है, तो ये वाले टॉपिक में मैं क्या करूंगा, टाइम अपना कम कर दूंगा, क्योंकि इधर मुझे आता है। ठीक है ना, इधर मुझे मसला नहीं है, मैंने लेक्चर भी लिया था, सारी चीजें ली थी, ये वाला एरिया में मुझे मसला नहीं है। तो एरियाज डिसाइड करूंगा कौन से एरिया पे क्या करना है, कौन से एरिया पे क्या नहीं करना, कौन से एरिया को कितनी दफा रिवीजन करना है, कौन से एरिया को कम रिवीजन करना है, वो सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग के वक्त मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया, इधर ज्यादा टाइम लगेगा, इधर ज्यादा टाइम लगेगा, किधर मुझे किसकी असिस्टेंस की नीड पड़ेगी। ठीक है ना, ये भी प्लानिंग में डिसाइड कर रहा हूँ, असिस्टेंस की नीड मुझे किधर पड़ेगी, टीचर की असिस्टेंस की नीड किधर पड़ेगी, फ्रेंड की असिस्टेंस की नीड किधर पड़ेगी। ठीक है, वो सारी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग में डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, डेडलाइन भी प्लानिंग का पार्ट है, कि डेडलाइन को कंसीडर करते हुए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये चीजें करनी है, ये वाला एरिया मेरे से छूट ना जाए, इसकी एक चेकलिस्ट बनाऊंगा। तो प्लानिंग में नॉर्मली क्या होता है कि भाई कोई भी काम अगर आपको अच्छे से करना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम अगर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लानिंग हर काम में इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के अंदर, ऑडिट करते वक्त प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इवन आप लोग पिकनिक पर जाते हैं, इवन आप लोग बारबेक्यू प्लान करते हैं, उसके अंदर भी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, जब बारबेक्यू पार्टी वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी तो दोस्तों के साथ होता है ना, कि भाई ये वाला बंदा जो है वो लेट से बोटियां वगैरह ले आएगा, ठीक है, ये वाला बंदा मसाले वगैरह का काम कर लेगा, ये वाला बंदा चपाती वगैरह लेने का काम कर लेगा, ये वाला बंदा कोल्ड ड्रिंक ले आएगा, ये वाला बंदा लूडो वगैरह जितनी भी चीजें हैं, कार्ड्स हो गए, एक्टिविटीज हो गई, वो सारी चीजों का बंदोबस्त कर लेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है आप लोग बारबेक्यू पार्टी में क्या क्या चीजें करते हैं। ठीक है, खैर उस तरफ नहीं जाते हम। अच्छा, फिर हम डिसाइड भी करते हैं भाई ये वाला बंदा जो है बोटियां वोटियां बना रहा होगा, वो जो होता है ना, वो कुछ एक दो बंदे ही लगे हुए होते हैं जो बोटियां बना रहे होते हैं, बाकी बंदे कहीं ना कहीं मसरूफ होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पर हेड क्या होगा, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है, कि भाई पर हेड कितना खर्चा आएगा, 1,000 रुपए आएगा, 2,000 आएगा, ये होगा वो होगा, किसकी छत पे वेन्यू डिसाइड करना है। ठीक है ना, ये भी क्या है, प्लानिंग का पार्ट है, किसकी छत पे बारबेक्यू पार्टी होगी, वो भी प्लानिंग का पार्ट है, कितने लोग होंगे हमारी गैदरिंग में, कितने बारबेक्यू पार्टी में लोग होंगे, वो भी क्या है, प्लानिंग का पार्ट है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है ना, ये भी क्या प्लानिंग का पार्ट है, कि भाई ये दोस्त को बुलाना है, नहीं यार ये अच्छा बंदा नहीं है, इसको नहीं बुला रहे। ठीक है, ये वाला बंदा, हाँ यार ये तो अपना बडी है, इसको बुला लेते हैं, ये इस बंदे को भी बुला लेते हैं, इसको भी बुला लेते हैं। ठीक है, 5 बंदे हो गए बस बहुत है, या 10 बंदे हो गए बहुत है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किसमें डिसाइड कर रहा हूं मैं, प्लानिंग में डिसाइड कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब ऑडिट करने जाते हैं, तो ऑडिट में भी क्या करते हैं, ऑडिट में भी हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में, ऑडिट की प्लानिंग में क्या करते होंगे, ऑडिट की प्लानिंग में देखिए सबसे पहला काम, जब आप किसी एंटिटी में जाते हैं तो आपने भी डिसाइड करना होगा उसका सिलेबस, किन एरियाज में रहकर मुझे काम करना है। क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। देखें, जब आप सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहला आपका सवाल होता है कंपनी से
कि भाई आप कंपनी को देखते हैं, कंपनी की नेचर देखते हैं कि भाई कंपनी पब्लिक लिस्टेड एंटिटी है, कौन सी एंटिटी है, कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, किधर इनकॉर्पोरेटेड है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बैंकिंग कंपनी तो नहीं है। तो अगर तो नॉर्मल कंपनी है, ठीक है ना, नॉर्मल जो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, बैंकिंग नहीं है, नॉर्मली ट्रेडिंग कंपनी है कोई, तो आपको पता है कि यार एक तो आईएफआरएस एप्लीकेबल होगा क्योंकि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो डिसाइड हो गया मेरा क्या सिलेबस, कि भाई आईएफआरएस मुझे जरा गौर से देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं वो किसकी बेसिस पे बने हुए हैं, आईएफआरएस की बेसिस पे बने हुए हैं। और मुझे चेकिंग भी किसके अकॉर्डिंग करती है, आईएफआरएस के हिसाब से देखना होगा ना, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ये मेरा सिलेबस है, ठीक है ना। आईएफआरएस क्या हो गया, मेरा सिलेबस हो गया कि आईएफआरएस के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो जो एप्लीकेबल हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। लेट्स से एक लीजिस का हेड आ रहा है, ठीक है ना, राइट ऑफ यूज एसिड आ रहा है फाइनेंशियल्स में, तो मतलब मुझे देख के ही पता चल रहा है कि इधर आईएफआरएस 16 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो फौरन मैं क्या करूंगा, आईएफआरएस 16 के को अपने दिमाग में रखूंगा कि यार आईएफआरएस 16 मेरा क्या है, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अगर तो इधर कोई सर्विस ओरिएंटेड एंटिटी है, सर्विस भी सेल करती है, गुड्स भी सेल कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से बाइक है, बाइक सेल करने वाला साथ में एक वारंटी भी 2 साल की सेल कर रहा है, ठीक है, सर्विस वारंटी, ठीक है, उसमें ऑयल वगैरह वो चेंज कर देते हैं। अब इधर फॉरेन ट्रिगर क्या हो गया, आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 15 आपका एप्लीकेबल हो गया, तो आईएफआरएस 15 भी आपको क्या है, सिलेबस का पार्ट बन गया, ठीक है। तो जितनी भी चीजें जो जो एप्लीकेबल होंगी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो आपका क्या है, सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, वो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, तो जाहिर है कंपनीज एक्ट भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट सर क्या होती है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स क्या देने अदर देन आईएफआरएस, आईएफआरएस जो बता रहा है वो तो देने हैं, ठीक है ना, आईएफआरएस तो एप्लीकेबल है, इसके अलावा कंपनीज एक्ट भी कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट बताता है, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में, वो आपको वो भी देखना होगा कि यार ये भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आपने ये भी देख लिया, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी देख ली आपने, आईएफआरएस भी देख लिया आपने, आईएएस भी देख लिया। अगर लेट्स से ये बैंकिंग कंपनी है, अगर ये बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशंस भी अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अभी सिलेबस डिसाइड करा है, अभी कुछ भी हम काम नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड हो रहा है, सिलेबस, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने, अगर लेट्स से ये इंश्योरेंस कंपनी होती तो इधर इंश्योरेंस के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते, ठीक है। अच्छा, सिलेबस मैंने डिसाइड कर लिया, फिर मैंने देखा कंपनी की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ जो लोकेशंस है वो कितनी है। लेट्स से अगर बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ, बैंक की लेट्स से 25 ब्रांचेज हैं, तो 25 ब्रांचेज में मुझे जाना पड़ेगा, वहां जाके मुझे उनके कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, तो काम बढ़ गया ना मेरा, मेरा सिलेबस बढ़ गया, कंटेंट बढ़ गया, ठीक है ना। ये भी क्या है, सिलेबस का पार्ट ही है ना, कि भाई 25 लोकेशंस को चेक करना, ठीक है, तो वो भी एक सिलेबस का पार्ट है। तो नंबर ऑफ लोकेशन भी मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेशंस देखना, ठीक है, लोकेशंस हो गई, ब्रांचेस हो गई, ये सारी चीजें भी क्या हो गई, सिलेबस का पार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब किसी कंपनी का आप ऑडिट करने जाते हैं तो उसकी भी कोई डेडलाइन आप डिसाइड करते हैं कि यार लेट्स से मुझे 1 महीने के अंदर ये ऑडिट कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट की तरफ से भी आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है कि यार हमें तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 महीने में चाहिए, और आपकी भी कोशिश होती है जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि जाहिर है बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं, दूसरे भी क्लाइंट्स पर आपको जाना होता है, कोई ना कोई डेडलाइन डिसाइड होती है, ठीक है। अच्छा, आज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कंपनीज एक्ट में आपको आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि 4 महीने के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर अगर आपको एजीएम करनी है तो जाहिर है अब आपके पास कुछ डेडलाइन है, ठीक है ना। अब एक कंपनी भी करनी है, दूसरी भी करनी है, तो लेट्स से 1 महीना आपने डेडलाइन डिसाइड करी, तो वो डेडलाइन भी आपको जहन में रखनी होती है कि भाई डेडलाइन के अंदर अंदर मुझे चीजों के ऊपर काम करना है। डेडलाइन आपने डिसाइड कर ली,
फिर इसके बाद कि यार मैं आपको इस तारीख तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दूंगा, इस तारीख तक यहाँ तक हो जाएगा, वो सारी कम्युनिकेशन करना मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, पूरी प्लानिंग करना कि भाई इस तारीख तक मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, इस तारीख तक ये काम हो जाएगा, इस तारीख तक ये हो जाएगा, यहाँ तक प्रोसीजर हो जाएंगे। वो पूरा एक प्लान आप कंपनी के साथ शेयर कर रहे होते हैं डिटेल के अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने एक और बात करी थी, जब एग्जामिनेशन वाला एक एग्जाम्पल को समझ रहे थे तो उसमें हमने बात करी थी कि हम इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, किधर कितना टाइम देना है, किधर कितना टाइम लगाना है, किस चीज को अच्छे से पढ़ना है, वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करना, ये भी क्या है कि यार किस एरिया में मुझे रेवेन्यू पे ज्यादा काम करना है, मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ज्यादा काम करना है, मुझे आईएफआरएस 16 पे ज्यादा काम करना है, किधर मुझे ज्यादा काम करना है। अच्छा, वो काम की डिसीजन कैसे होगा कि यार आईएफआरएस 16 वाली जो अमाउंट है वो कितनी बड़ी अमाउंट है। अगर तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है तो जाहिर है उधर रिस्क भी मेरा ज्यादा आएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक वन ऑफ द जो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कंपनी के लिए। रेवेन्यू बढ़ते हैं तो कंपनी की अचीवमेंट भी अचीव होती है, और वो अल्टीमेटली आपको जो मैनेजमेंट होती है उनको बोनसेस भी देते हैं, क्योंकि उनके टारगेट सारे किससे होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस असेस किससे होती है, रेवेन्यू की बेसिस पे होती है, प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे होती है। तो अगर रेवेन्यू आपके बूस्ट हो रहे हैं तो उधर ज्यादा फ्रॉड के चांसेस होते हैं, तो उधर आप का रिस्क भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आप चाहोगे कि यार उधर मैं ज्यादा काम करूं, तो वो सारी जो इंपॉर्टेंट एरियाज की को आइडेंटिफाई करना, वो भी किसका पार्ट है, वो भी प्लानिंग का पार्ट है। फिर इसके अलावा अगर आपको, जैसे मैंने एग्जामिनेशन में बताया था, अगर कोई एरिया आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको नहीं आता, या बहुत ज्यादा टेक्निकल एरिया है, आप क्या करोगे, आप किसी दोस्त की उसमें हेल्प लोगे, या किसी भाई की हेल्प लोगे, या कजन की हेल्प लोगे, या किसी टीचर की हेल्प लोगे। तो कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से ऑडिट के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो आपकी नॉलेज से दूर होते हैं। क्या मतलब, देखें, अगर लेट से आपको वैल्यूएशन करनी है बिल्डिंग्स की, अब मुझे ये बताएं, आपने क्या पढ़ा सीए के अंदर, आपने अकाउंटिंग पढ़ी, आपने ऑडिटिंग पढ़ी, आपने टैक्स पढ़ा, आपने कंपनी लॉ पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली, मार्केटिंग क्या होती है, पेस्टल एनालिसिस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बीएफडी पढ़ ली, कंपनी की वैल्यूएशन पढ़ ली, लेकिन बिल्डिंग की स्पेसिफिकली आपके पास नॉलेज नहीं है, उसको वैल्यू करने की नॉलेज नहीं है, उसकी वैल्यूएशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मार्केट में स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हुए हैं जो बिल्डिंग की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, जो डे टू डे प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, तो वो कौन है, एक्सपर्ट्स लोग हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेट से मुझे ऑयल की या पेट्रोल की वैल्यूएशन करनी है, कितनी वैल्यूएशन पड़ी हुई है उसको डिप करना, उसमें देखना कितना कितना पेट्रोल पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑयल की जब वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें वो उसकी थिकनेस भी चेक करते हैं, कितना जो कितना पतला ऑयल है, कितना थिक ऑयल है, तो वो सारी चीजों को देखना, वो अब आपकी नॉलेज से दूर की बातें हैं। उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर वो उस रेलिवेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, अपने एक्सपर्ट को, ठीक है। इसी तरीके से एक शरिया ऑडिट होता है बैंक के अंदर। शरिया ऑडिट करने के लिए भी परफॉर्मिंग तो सारी चीजें आप कर रहे होते हैं, चेकिंग आप कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी आपको किसकी नीड पड़ती है, मुफ्ती की नीड पड़ती है, जो कि मुफ्ती आपको गाइड करते हैं कि भाई ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। तो वो भी कौन है, वो भी एक तरीके से एक्सपर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है, लेट से आप कोल माइनिंग जो है वहाँ इंडस्ट्री में जाके ऑडिट कर रहे हैं, अब कोल की अंडरस्टैंडिंग लेना, कोल कितना पड़ा हुआ उसकी वैल्यूएशन करना, या फिर गोल्ड आपके पास है, गोल्ड की इंडस्ट्री का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वहां गोल्ड की वैल्यूएशन करना, उसमें कितने आउंसेस हैं, कितना पर तोला है, तोला में कितने ग्राम होते हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग किसके पास होगी, वो एक रेलिवेंट एक्सपर्ट के पास होगी जो इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली काम करता है। या फिर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि कंप्लीटली कंप्लीटली आईटी बेस्ड इंडस्ट्री है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, दराज हो गया, फूड पांडा हो गया, बाइकिया हो गया, कंप्लीटली किस पर चल रही है, कंप्लीटली चल रही है आपके आईटी सिस्टम्स पर, ठीक है। अब आपने तो सीए के अंदर पढ़ा क्या है, आपने सीए के अंदर पढ़ा है
ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आपने तो ये सारी चीजें नहीं पढ़ी आईटी की, ठीक है। इवन कि अगर आप ट्रेनिंग्स भी ले लें, सारी चीजें ले लें, लेकिन उस डेप्थ में जाके तो आप स्पेशलिस्ट नहीं हो ना उस चीज के। आईटी के स्पेशलिस्ट तो नहीं हो, ठीक है, आईटी की नॉलेज ले ली, आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग है, सब चीजें हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट तो नहीं हो ना, एक्सपर्ट नहीं हो। तो वो आपको एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे एग्जामिनेशन में कोई टेक्निकल एरिया होगा, आपको टीचर की, फ्रेंड की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, अपने किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, वो आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, वो उस चीज पे रेलेवेंट एरिया पे काम करके आपको बताएगा। तो आपने ये भी देखना है कि यार एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर्स, जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ इंटरनल ऑडिटर्स का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। उस उन्होंने भी कुछ काम करा होता है, उनके काम को क्या यूज करना है या नहीं करना, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट क्या वहाँ है या नहीं है। अगर तो है ही नहीं इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट, तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। यूज करोगे कैसे जब डिपार्टमेंट ही नहीं है। अगर तो डिपार्टमेंट है, उसका डिसाइड करना कि यार उधर यूज करना है या नहीं करना, वो एक चीज है। अच्छा, फिर एक और चीज आती है कि क्या कंपनीज के अंदर कंट्रोल्स हैं। क्या मतलब, हमने अभी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में हमने बातें करी थी कि इंटरनल कंट्रोल्स को प्लेस करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की, उनकी जिम्मेदारी, ऑडिटर्स की जिम्मेदारी नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स को प्लेस करना। इंटरनल कंट्रोल्स क्या थे, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़े थे कि अगर तो फ्रॉड से बचाना है या एरर से बचाना है, तो उसके लिए कुछ कंट्रोल्स प्लेस करे जाते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे कि अगर चोरी से बचाना होता है तो आप कैमरा लगाते हैं, ठीक है, घर के बाहर दरवाजा लगाते हैं, आप उसको लॉक करते हैं। तो ये सारे क्या चीजें हैं, ये सारी इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर इंटरनल कंट्रोल्स हैं, तो वो इंटरनल कंट्रोल्स को देखना क्या कंट्रोल्स हैं या नहीं है। अगर तो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, तो उसकी डिसाइड करना कि यार इंटरनल कंट्रोल्स, क्या आपको इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस लेनी है या नहीं लेनी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर तो कंट्रोल्स हैं तो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क जब कम होता है तो आप थोड़ा काम भी कम कर देते हो अपना, कि हाँ यार ठीक है, इधर एरर्स कम होंगे, इधर फ्रॉड कम होगा, तो इधर ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर तो इंटरनल कंट्रोल्स है ही नहीं, तो आपको प्रोसीजर्स क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा करने पड़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल की तरफ रिलायंस लेकर जाना है और प्रोसीजर्स कम करने हैं, या फिर इंटरनल कंट्रोल्स है ही नहीं, तो आपको अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने हैं, या इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रोसीजर्स बढ़ाने हैं। वो सारी चीजों की डिसीजन भी किधर होगा, वो सारी चीजों का डिसीजन भी प्लानिंग के वक्त में डिसाइड कर रहा होगा। अच्छा, कितना, कितने कितने बड़े कितनी बड़ी कंपनी है, और कितनी ज्यादा लोकेशंस हैं, कितने ज्यादा आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कितने टीम मेंबर्स आपको लेके जाने हैं, कितने बंदे लेके जाने हैं अपने साथ, ठीक है ना। अगर तो बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, वहाँ लेट से बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो आपको टीम साइज भी अपना बड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि यार 2 लोग उस ब्रांच में जाएंगे, 2 लोग उस ब्रांच में जाएंगे, 2 लोग इस ब्रांच में जाएंगे, तो टोटल मुझे लेट से 30-35 बंदे चाहिए होंगे, ठीक है। आपका टीम साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर तो अगर तो लेट से एक ही कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो आपका टीम साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका जब सिलेबस कम होगा अल्टीमेटली, तो आपका टीम साइज भी कम हो जाएगा। आप बोलोगे कि यार लेट से ये वाला जो बस 4-5 बंदे बहुत है या 3 बंदे बहुत है मेरे लिए ये करने के लिए, ठीक है। जैसे हम बारबेक्यू पार्टी में डिसाइड करते हैं कितने लोगों को बुलाना है बारबेक्यू पार्टी में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ जो छत होती है आपकी, या फिर जो भी आपका जिस जगह पे आप लोग कर रहे हैं, तो वो देखते हुए आप उन हालात को आप उतने लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर भी सिलेबस में देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स आपको चाहिए।
ठीक है। अच्छा, टीम मेंबर्स आपने डिसाइड कर लिए। अच्छा, अब टीम मेंबर्स डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड करना कि कौन सा काम किसको देना है, कौन ज्यादा किस चीज का एक्सपर्ट है। अच्छा, टीम मेंबर्स डिसाइड करते वक्त एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सी कितने एक्सपीरियंस लोग चाहिए। टीम साइज हो सकता है कि यार आपने 35 मांगे, 35 आपको दे दिए, लेकिन बिल्कुल ही जो अभी अभी कैफ करके आए थे, जो बिल्कुल पन्नी पैक थे, ठीक है ना, वो आप लोगों को दे दिए। और बेचारे वो अभी ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ के आए तो उन्होंने एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं करा था, ना उनके पास कोई प्रोफेशनल जजमेंट थी, ना उन्होंने कभी कोई क्लाइंट करा था, उनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, और वो आपको दे दिए। अब आप परेशान किया मैं उनसे क्या काम करवाऊं, ठीक है ना। वो 35 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कैफेट पढ़ा हुआ है, ऑडिट पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली चीजें नहीं करते आपका हाथ सेट नहीं होता, वो टाइम लगता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीजें आती हैं, जब आप छोटी छोटी चीजें करके, जब आपको 1 साल हो जाता है, जब आपको चीजें थोड़ी सी नॉलेज आती है। लेकिन अगर आपको 35 के 35 ऐसे लोग दे दिए जाए तो आप किस तरीके से ऑडिट करेंगे, इतना ज्यादा रिस्की एरिया हो। तो टीम मेंबर सेलेक्ट करने में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार ये देखना कि कितने ज्यादा रेलिवेंट नॉलेज के आपको लोग चाहिए, एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, सीनियर्स लोग चाहिए, जूनियर्स कितने चाहिए, वो सारी चीजों पर डिसाइड करना, कॉम्बिनेशन बना के आपको लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास एक और काम आता है कि भाई किस बंदे को कौन सा काम देना है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन कि भाई कोई बंदा सीनियर है तो सीनियर को आप जो ज्यादा रेलिवेंट मुश्किल एरिया होगा वो वाला एरिया असाइन कर रहे होंगे। कुछ होता है हल्का एरिया, आप उसको हल्का एरिया असाइन कर रहे होंगे। जैसे कि नॉर्मली ये क्या होता है, जब आप नए नए जाएंगे कैफ करके तो आपको एक्सपेंसिव दिया जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव पे रेवेन्यू पे ज्यादा रिस्क होता है। तो रेवेन्यू वाला जो एरिया होता है वो नॉर्मली सीनियर बंदा कर रहा होता है, ठीक है ना। जो सीनियर होता है, ऑडिट सीनियर होगा, वो बंदा कर रहा होगा रेवेन्यू वाला हेड। जो एक्सपेंसिव होते हैं वो थोड़े से कम रिस्क होता है उसमें, ठीक है, और इजी भी होता है, ज्यादा प्रोसीजर नहीं होते, सैंपल करके आपको सिंपल वेरीफाई करना होता है, तो वो आपको गाइड करते हैं और उसके साथ साथ चीजें कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपको कैश एंड बैंक दिया जाता है, ठीक है, वो भी थोड़ा इजी होता है, उसमें कैश काउंटिंग और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है, रिस्क कम होता है, तो इसलिए वो जूनियर को असाइन कर दिया जाता है। लेकिन जब जो डिटेल्ड वाली वर्किंग होती है आईएफआरएस 16 की, आईएफआरएस 15 की, या फिर डेफर्ड टैक्सेस की, खास तौर पर डेफर्ड टैक्स, तो सीनियर कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है जिसने बार बार डेफर्ड टैक्स पे काम करा होता है, उसको डेफर्ड टैक्स दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आप चीजें एलोकेट कर रहे होते हो। यहां तक होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा प्लानिंग में चीजें क्या है, ठीक है ना। प्लानिंग हमें किस चीज का करना है, क्या क्या चीजें करनी है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। मैंने पहले प्लानिंग बिल्कुल आप लोगों को लेके आया आप लोगों की बेसिक नॉलेज से, जो आप लोग डेली रूटीन में देखते हैं, ठीक है ना। आईकेपी एग्जामिनेशन की प्लानिंग हो गई, बारबेक्यू पार्टी की प्लानिंग हो गई, या फिर कोई पिकनिक पर जा रहा है उसकी प्लानिंग हो गई, क्या सामान लेना है, क्या सामान लेके जा रहे हैं, कितने लोग जाएंगे, वो सारी चीजें प्लानिंग का पार्ट है। तो इसी तरीके से जब ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करते वक्त भी आपको थोड़ी सी चीजें प्लान करनी पड़ती है। प्लान में सिलेबस डिसाइड करना कि भाई क्या क्या आईएफआरएस होंगे, कौन से रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं कंपनी पे, क्या हो रहा है, ठीक है ना, कितने लोग लेके जाने हैं, कितनी लोकेशन है कंपनी की, कौन सा रिस्की एरिया है, किधर ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजें प्लानिंग में कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तो हमने थोड़ा सा रफ रफ चीजें अपने दिमाग में डालने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी कि प्लानिंग है क्या, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यार प्लानिंग अल्टीमेटली क्या क्या चीजें प्लानिंग के अंदर है। सबसे पहले प्लान बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई काम करना होता है ना तो सामने वाले को सबसे पहले समझाना होता है कि इसके फायदे क्या हैं, ठीक है ना। वो बोलेगा भाई क्यों करूं मैं प्लानिंग, प्लानिंग का फायदा ही क्या है, ठीक है ना। अगला बंदा मेरे से मुझे भी कोई काम बोलता है तो मैं बोलता हूँ भाई क्या फायदा है, क्यों करना है ये चीज, ठीक है ना। उसको बताना पड़ता है भाई ये फायदे हैं, ये नुकसानात हैं। जब अगला बंदा बोलता है हाँ यार फायदे हैं, ठीक है यार, सही है ना, तो वो चीज आपको समझानी पड़ती है। तो इसी तरीके से प्लानिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि यार अगर आप आईकेट की एग्जामिनेशन की प्लानिंग ना करें,
तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा, आपका बहुत ज्यादा सिलेबस छूट सकता है, बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो सकती है। अगर प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग से फायदे क्या होंगे, सबसे पहले तो आपकी अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज पर आ जाएगी, आप इंपॉर्टेंट एरियाज को ज्यादा टाइम दे सकेंगे, आपको पहले से आइडेंटिफाई होगा यार ये वाला एरिया मेरा इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर मुझे ज्यादा टाइम देना है, इधर मुझे कम टाइम देना है। तो इसी तरीके से प्लानिंग का एक फायदा तो ये रहा, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, जो जैसे कि हमने बात करी कि यार आईकेएफ की एग्जामिनेशन में भी सबसे बड़ा जो फायदा होता है प्लानिंग का वो यही होता है कि यार हमारी जो अटेंशन होती है वो किधर चली जाती है, इंपॉर्टेंट एरियाज पे चली जाती है। अच्छा, जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं फ्यूचर में वो पहले से आपको एट दी फर्स्ट डे आपको आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्या मतलब, जब मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी डेली रूटीन जो आप लोगों ने प्रीवियसली कैफ के पेपर्स दिए उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके चल रहा है, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम चीजों को थोड़ा सा डेली रूटीन से कनेक्ट करके चलेंगे तो चीजें आपको दिमाग में एब्जॉर्ब करना इजी होगी। देखिए, जब आईकेएम के एग्जामिनेशन में आप प्लानिंग करते हैं तो आपको पहले से पता होता है, जब आप प्लानिंग करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये वाला एरिया मुझे अच्छे से आता है, ये वाला एरिया मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने सर की क्लास में मैं सो रहा था, ठीक है, या फिर मैंने ये वाला लेक्चर स्किप कर दिया था, ठीक है, तो ये वाला लेक्चर शायद मुझे समझ में सही नहीं आया था, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था उसमें, और मैंने कोई सवालात भी नहीं करे थे सर से, जिसकी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट अभी तक इस पर सही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो कि आपको मसला करेगी। तो आपने पहले से उस प्रॉब्लम को क्या करा, पहले से उस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जब आपने प्रॉब्लम को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्या करोगे, फ्रॉम द फर्स्ट डे आप क्या करोगे, पहले से सर को मैसेज कर दोगे सर ये वाला लेक्चर पे एक रिकॉर्डिंग बना के भेज दें, ये थोड़ा सा मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई। तो आपने क्या करा, उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करा और उसी वक्त पहले दिन आपने उसका मैसेज कर दिया। अब सर आपको पहले से जब आइडेंटिफाई था, अब सर 5 से 6 दिन में भी अगर रिप्लाई करते हैं लेट से, ठीक है ना, वैसे अगर आप मुझे कभी मैसेज करेंगे मैं इंशाल्लाह आपको फौरन रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई अगर लेट से टीचर कोई बिजी भी है, आपको पता है थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ता है, टीचर अगर आपको रिप्लाई फौरन नहीं मिलता तो 5 से 6 दिन का आपने मार्जिन भी रख लिया, तो आपको एटलीस्ट 5 से 6 दिन में जवाब मिल जाएगा, जब तक आपकी प्लानिंग में डिसाइड होगा कि मुझे ये वाला टॉपिक इस वक्त रिवाइज करना है, जब तक आपको रिप्लाई मिल चुका होगा, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी होगी। तो जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम थी वो आपने पहले से उसको डिसाइड कर ली, पहले से आइडेंटिफाई कर लिया, पहले से उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, जब आप सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर मैं इस दिन करूंगा, ये चैप्टर मैं इस दिन करूंगा, ये चैप्टर मैं इस दिन कराऊंगा, ये चैप्टर इस दिन कराऊंगा, तो अल्टीमेटली आपकी जो पूरी जो रिवीजन है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इजीली मैनेज हो जाता है, टाइमली कंप्लीट हो जाता है। अगर ये चीजें आप लोग नहीं करें तो ऐसा रिस्क है कि यार एट दी एंड हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स कंप्लीट ना हो, कुछ चैप्टर्स का रिवीजन ना हो। तो अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं तो चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं और मैनेज भी हो जाती है। तो सिमिलरली सेम चीज ऑडिट के अंदर भी, अगर आप पहले से चीजों को मैनेज करते हुए चलते हैं, पहले से असेस करते हुए चलते हैं, ये काम इस वक्त तक करूंगा, ये काम इस वक्त तक करूंगा, तो अल्टीमेटली आप डेडलाइन के अंदर अंदर अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है, 3 बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी देखिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो 6 बेनिफिट्स स्टैंडर्ड्स में लिखे हैं, इसके अलावा भी बेताशा बेनिफिट्स है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये 6 बेनिफिट्स, और ये स्ट्रेट क्वेश्चन अक्सर आईकेएफ में आ जाता है, स्ट्रेट क्वेश्चन कि मैं बताओ भाई बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आपने बता दिए, 6 मार्क्स आपके यूं मुफ्त के आपको मिल गए, ठीक है ना, इतना आसान, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा एक और चीज आपने प्लानिंग में डिसाइड हो जाती है कि सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, कि जब आप देखें प्लानिंग करते वक्त मैंने आपको क्या बात बोली कि यार आपने सबसे पहले डिसाइड करना होता है कौन क्या सिलेबस है, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा डिफिकल्ट है। अगर तो लेट्स से कंपनी में डेफर्ड टैक्स है ही नहीं, कंपनी में आईफआरएस 16 है ही नहीं, तो फिर तो आप मुझे जो भी बंदे दे दोगे मैं इजीली एक्सेप्ट कर लूंगा, बोलूंगा यार जूनियर ही दे दो, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तो
क्लाइंट बट डेफर्ड टैक्स भी है, आईएफआरएस 16 भी है, आईएफआरएस 15 की भी इम्प्लीकेशन है, आईएफआरएस 9 की भी एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स है, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन है, आप लोग जो कि सीफैब में पढ़ेंगे। तो अगर तो बहुत ज्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीकेशन है, बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड है, तो अब मुझे अगर कैफ के बच्चे दोगे तो कैफ के बच्चे में सीफैब नहीं पढ़ा हुआ, सीफैब जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो आपने इतने सारे स्टैंडर्ड हो सकता है आपने वो वाले पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो अभी आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, डेफर्ड टैक्स की डिटेल में नॉलेज नहीं है, कंसोलिडेशन की डिटेल में नॉलेज नहीं है। अब वो अगर आएंगे तो उनके पास नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, तो वो किस तरीके से ऑडिट करेंगे? तो अगर आपको पहले से पता होता मेरा सिलेबस ये है, डेफर्ड टैक्स भी इधर अप्लाई हो रहा है, आईएफआरएस 16 भी हो रहा है, इधर बोरोइंग कॉस्ट की भी एप्लीकेशन है, इधर आईएफआरएस 9 भी है, तो आप वो बंदे लाओगे जिनका कुछ एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने 1 1.5 साल आर्टिकल्स करी होंगी, उन्होंने ऑडिट में वक्त लगाया हुआ होगा, उनको उन्होंने ये वाले हेड्स कुछ करे हुए होंगे, तो आप उन लोगों को, सीनियर्स लोगों को अपनी टीम का पार्ट बनाओगे, ठीक है ना। अगर तो प्लानिंग ही नहीं होगी, अगर मुझे पता ही नहीं होगा मेरा सिलेबस क्या है, मुझे किस तरीके से करना है, तो मैं तो कैफ के बच्चे भी लेके चला जाऊंगा और बाद में पता चलेगा कि यार ये बच्चे तो कर ही नहीं सकते वो काम, क्योंकि मैंने शुरू में अगर आइडेंटिफाई कर लेता मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में कौन सा रिस्की एरिया है और कौन सा एरिया किस टाइप का बंदा कर सकता है, क्या सीनियर कर सकता है, जूनियर कर सकता है, वो पहले से अगर मैं आइडेंटिफाई कर लेता प्लानिंग में, तो मैं इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तो मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तो मैं सेलेक्ट ही नहीं कर सकता अपने टीम मेंबर जो रेलिवेंट मुझे सेलेक्ट करने चाहिए। तो किसमें आपको बेनिफिट कर रहा है? सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इसके बाद जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको लेट से आप बोलते हैं भाई तुम आईएफआरएस 16 करोगे, तुम जो है आईएफआरएस 15 करोगे, तुम जो है बोरोइंग कॉस्ट वाला करोगे, तुम जो है आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर रहे होगे। तो जब आपने उसको टास्क दिए और उसको डेडलाइन दी कि भाई तुम्हें 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो 5 दिन में कंप्लीट करके मेरे से रिव्यू कराओगे, मैं 1 दिन रिव्यू कर लूंगा, रिव्यू करके फिर मैं उसका रिव्यू करूंगा, इसका रिव्यू करूंगा, तो मुझे 15 दिन में या 30 20 दिन में मुझे ऑडिट को कंप्लीट करना है, तो डायरेक्शन और सुपरविजन करना आसान हो जाती है, ठीक है ना। कुछ सीनियर बंदे होंगे, मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें इतनी ज्यादा रिव्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सीनियर हो, तुम्हारा मैं हल्का फुल्का रिव्यू करूंगा, ठीक है। तुम जूनियर बंदे हो, तुम्हारा मुझे ज्यादा अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है और मुझे चांसेस ज्यादा है कि यार तुम गलतियां थोड़ी ज्यादा करोगे, तो वहां मुझे ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा, सुपरविजन थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। तो पहले से अगर मैंने प्लानिंग करी हुई होगी ना कि कौन सा बंदा किस टाइप का है, ठीक है। अगर तो इस बंदे ने पहले एक्सपेंसेस करा, हालांकि कैफ 8 का ही बच्चा है, ठीक है, अभी अभी करके आया है और उसने क्लाइंट करा था, एक्सपेंसेस कर चुका है एक दफा, ठीक है, दूसरी दफा वो आया है, तो अब दूसरी दफा वो एक्सपेंसेस कर रहा है, तो अब चांसेस कम है कि वो मिस्टेक्स करे, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कम सुपरविजन करूंगा। लेकिन एक बिल्कुल फ्रेश अभी अभी आया है जिसने अभी तक कोई क्लाइंट ही नहीं करा, उसके ऊपर मेरी सुपरविजन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये डिसाइड करना प्लानिंग में ही, ये भी इधर आपको हेल्पफुल करता है डायरेक्शन एंड सुपरविजन में, ठीक है। फिर हमने एक और चीज बड़ी थी कि यार कोई एरिया मुझे नहीं आता, कोई एरिया मुझे नहीं आता, मेरी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जैसे आईटी के अंदर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, गोल्ड के अंदर मेरी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बिल्डिंग की फेयर वैल्यूएशन करने में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उस जगह पर मुझे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। तो प्लानिंग में ही मैं अगर डिसाइड कर लूंगा कि भाई ये वाला एरिया मेरी टेक्निकल नॉलेज पे नहीं है, तो पहले से मैं एक्सपर्ट से कोऑर्डिनेट कर लूंगा, एक्सपर्ट को बुला लूंगा, एक्सपर्ट से बात कर लूंगा। तो यहाँ भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने आपको ये 6 बताए हैं और ये 6 आते हैं, अक्सर आते हैं आई कैप के अंदर की बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग बताते हैं, ठीक है। तो हम जब आगे देखेंगे चीजों को तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे इसकी क्वेश्चन स्ट्रेट आता है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, आपके मुफ्त के मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। प्लानिंग इन ऑडिट, प्लानिंग इन ऑडिट को हम पढ़ते हैं। प्लानिंग इन ऑडिट में देखें, ऑडिट की 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना, 2 समझ ले शाखें, ठीक है, टाइप्स नहीं बोलेंगे, समझ ले 2, उसके अंदर प्लानिंग इन ऑडिट में 2 चीजें, प्लानिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसके अंदर से 2 शाखें निकल रही है, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड देन ऑडिट प्लान, ठीक है।
अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटजी, जब आप स्ट्रेटजी का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी का वर्ड जब आप यूज करते हैं तो स्ट्रेटजी में थोड़ी बड़े लेवल की बातें होती है, ठीक है। जब आप प्लान का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्ड नेचर की बातें होती है। समझ नहीं है बात। देखिए, स्ट्रेटजी जब मैं बना रहा हूं तो स्ट्रेटजी में मैं डिसाइड करूंगा मेरा सिलेबस क्या, ठीक है, बड़ी बड़ी बात है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया, इधर आपने ज़्यादा फोकस करना है, कितने टीम मेंबर्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, किधर आपको असिस्टेंस की नीड पड़ेगी वो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि भाई इस तरीके से चलना है, इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है, डेडलाइन आपने डिसाइड करनी है, ठीक है, डेडलाइन डिसाइड करनी है, कौन सा एरिया किसको देना है, ये सारी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ काम करने के लिए, ठीक है। प्लान की जब मैं बात करता हूँ, ऑडिट प्लान, तो वो थोड़ा सा और डिटेल्ड होता है बेस्ड ऑन ऑडिट स्ट्रेटजी, कि भाई अगर मुझे ये डेडलाइन अचीव करनी है और ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया में मुझे कितना ज्यादा डिटेल के अंदर काम करना है, ये तो मैंने इधर डिसाइड कर लिया कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम भी देना है, लेकिन अब मजीद डिसाइड करना कि इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक कौन सा पार्ट है कि जिधर मुझे ज्यादा काम करना है, उस पार्ट के अंदर किस जगह पे पर्टिकुलरली मुझे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है ना। लेट से मैं डिसाइड कर लेता हूँ इस चैप्टर के अंदर मुझे 10 दिन देना है, ठीक है। अब 10 दिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से रेलिवेंट एरिया में देने हैं, कितना काम करना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें किधर डिसाइड करूंगा, ऑडिट प्लान में। तो ऑडिट स्ट्रेटजी का मजीद डिटेल्ड ब्रेकडाउन कौन बता रहा है मुझे, ऑडिट प्लान। ये बात समझ में आ रही है कि ऑडिट स्ट्रेटजी एक ऊपर ऊपर का एक मैप है, ठीक है ना, एक स्ट्रेटजी, ये करना है, ये सिलेबस है, इतने बंदे लेके जाऊंगा, इतने टाइम तक मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड करना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इधर मुझे काम करना है, ठीक है। एक मैंने स्ट्रेटजी बना ली, एक नक्शा बना लिया, एक माइंड में तैयार कर लिया, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये सिलेबस है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक नक्शा तैयार कर दिया, ठीक है। अब मजीद उसमें ब्रेक डाउन करना कि कब कितना, ठीक है, वो सारी चीजें डिसाइड करना, और किस नेचर की चीज करनी है मुझे, किस तरीके से रिव्यू करना है, तो वो सारी चीजें मैं किधर डिसाइड करूंगा, अपने प्लान में डिसाइड करूंगा, मजीद उसका डिटेल्ड ब्रेक डाउन, उस चैप्टर का डिटेल ब्रेक डाउन, ठीक है ना। आप नॉर्मली आप जब बनाते हैं बोलते हैं इस चैप्टर को मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, जब आप सुबह से स्टार्ट लेते हैं, अब आप बोलते हैं कि यार मुझे कितने बजे उठना है, ठीक है, कितने बजे मुझे फजर के बाद पढ़ना है या मुझे रात को पढ़ना है, मुझे लेट से फजर के बाद उठ के पढ़ना है, फजर के बाद उठ के पढ़ना है, तो आप पूरे दिन का एक अलग प्लान बनाते हो, वो एक स्ट्रेटजी बना ली कि 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, ये स्ट्रेटजी है, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, इट्स अ स्ट्रेटजी, ठीक है। अब पूरे दिन के अंदर कितना कंप्लीट करना है उस चैप्टर को, आधा कंप्लीट करना है लेट से। अब आधा कंप्लीट करने के लिए आपने डिसाइड करा कि भाई मैं फजर से उठ जाऊंगा, लेट से मैं उठता हूँ 8 बजे, ठीक है, 8 बजे उठता हूँ, मुझे रात को 8 बजे उठने के लिए सोना भी पड़ेगा कितने बजे तक, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कम नींद भी अपनी कर लूं तो मुझे 1 बजे तक सोना पड़ेगा, ठीक है, रात के 1 बजे तक, ठीक है, मुझे कम से कम इतनी तो नींद चाहिए होगी। अब मेरे पास कितने घंटे टोटल घंटे निकाल लेते हैं, 4 और 12, 16, 17 घंटे, ठीक है, 17 आवर्स है। अच्छा, 17 आवर्स भी पूरे नहीं है, 17 आवर्स में भी 8 बजे आप उठेंगे तो 1 घंटा तो आप फ्रेश होने में लगा देंगे, नाश्ता करने में लगा देंगे, तो 16 कर ले, ठीक है। अभी हम कम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अलग पेज पे कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने बोला कि भाई टोटल हमारे घंटे कितने, 8 से लेके हमारे जो आवर्स हैं टोटल कितने बन रहे हैं भाई, 1 AM तक, ठीक है, यहाँ तक कितने बने मेरे, 17 घंटे, 17 आवर्स, ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई नाश्ते वाश्ते का कुछ होगा,
नाश्ता होगा, फ्रेश होंगे, सारी चीजें करेंगे, तो वो उसमें आप 1 घंटा हटा दें, तो 1 घंटा मैंने ये हटा दिया तो कितने बचे, 16 घंटे बचे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने बैठने के बाद फिर इसके बाद आपका जोहर का टाइम हो जाएगा, लंच का टाइम हो जाएगा, तो लंच के टाइम का 1 घंटा और हटाते हैं। लंच के टाइम और जोहर वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें 1 घंटा हटाते हैं। ठीक है, कितने घंटे हो गए, 15 आवर्स हो गए। अब 15 आवर्स के बाद आप लेट से असर का टाइम हो गया, असर के टाइम के लिए आप थोड़ा सा 1 घंटा और ले लें, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, असर पढ़ेंगे, तो 1 घंटा आपका ये गया, आप कितने घंटे बच गए, 14 आवर्स बच गए। ठीक है, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा दिमाग को और फ्रेश करना होगा, 1 घंटा यहाँ से भी हटाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास 13 आवर्स बच गए। अब 13 आवर्स के बाद फिर रात का टाइम हो गया, रात को थोड़ा सा और शायद रिलैक्स आप करें, तो 1.5 आवर्स या आप हटा दे तो आपके पास कोई लगभग कोई 11.5 आवर्स बचेंगे। ठीक है ना, कम करते करते अब आपने ये क्या करें, सारी चीजें ऑडिट प्लान, डिटेल में चीजों को डिस्कस करना, इसका ऑडिट प्लान। ठीक है ना, अब आप डिसाइड ये क्या करेंगे कि भाई किस वक्त में कौन सा टॉपिक करना है, कितना डिटेल में करना है, वो सारी चीजें कितने डिसाइड करें ऑडिट प्लान में। कि भाई लेट्स से मैं 9 बजे से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 1 घंटा तो नाश्ते वाश्ते का हो गया, 8 बजे उठेंगे तो 1 घंटा नाश्ता का हो गया, थोड़ा सा आप स्टार्ट करने करने में लगाएंगे, फ्रेश होंगे, तो 9 बजे से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक स्लॉट आपको मिल रही है टू लेट्स से 1 PM तक। अच्छा, उसके अंदर भी एक बीच में मैंने एक और चीज कंसीडर नहीं करी, वो जो आपके घर में मेड वगैरह आ जाती है तो उसमें एक अलग पंखा बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो उसमें एक अलग टाइम आपका चला जाता है। ठीक है, खैर 4 घंटा आपके पास ये एक स्लॉट है। अब 4 घंटे में आपने क्या करना है, कितने टॉपिक करने हैं, डिटेल में आप जब बातें करें ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक इस चीज को ओवरऑल आधा चैप्टर कंप्लीट करने का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए उस स्ट्रेटजी को जो पूरा 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इट्स अ स्ट्रेटजी। ठीक है, अब एक दिन के अंदर आपको आधा चैप्टर कंप्लीट करना है, उस आधे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अब आप डिटेल में एक प्लान बना रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से चलूंगा, 4 घंटे में इतने टॉपिक हो जाने चाहिए, आगे के 4 घंटे में इतने टॉपिक हो जाने चाहिए, आगे के 2 घंटे में इतने टॉपिक हो जाने चाहिए, तो अल्टीमेटली मेरा पूरा आधा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल में अगर आप प्लान ये चीज कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑडिट प्लान। तो होपफुली आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यार ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या हुई और ऑडिट प्लान क्या हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने इधर ही। ठीक है, अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप 3 चीजें क्या डिसाइड करते हैं, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। स्कोप मतलब आपका सिलेबस। ठीक है, टाइमिंग मतलब आपकी डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन में क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, फाइनेंशियल्स कितने 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 12 महीने के फाइनेंशियल्स हैं। ठीक है, तो उसको आपने कब तक डिलीवर करना है, रिपोर्ट कब देनी है, ऑडिट रिपोर्ट कब तक देनी है, आपने फाइनेंशियल इनिशियल ड्राफ्ट कब देना है, वो सारी चीजें डेडलाइन स्ट्रेटजी का पार्ट। ठीक है, कब से आपने स्टार्ट करना है, आपने बिफोर द ईयर एंड काम को स्टार्ट कर देना है। ये बात मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिफोर द ईयर एंड भी आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आप अंडरस्टैंडिंग लेना, कंट्रोल्स को देखना, वो बिफोर द ईयर एंड भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 3 जून आपका ईयर एंड है, इससे पहले भी आप ऑडिट पर जा सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बिफोर द एंड ऑफ द ऑडिट आपने करना है, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने जाना है ऑडिट करने, या आफ्टर द ईयर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जाना है, तो ये सारी चीजें किधर डिसाइड होगी है, टाइमिंग में। ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि यार मुझे किस दिन से स्टार्ट लेना है अपने एग्जामिनेशन की तैयारी किया, तो वो भी क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी। ठीक है, डायरेक्शन, किस एरिया पे कितना काम करना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को कितने दिन देने हैं, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है, डायरेक्शन। किस डायरेक्शन पे मुझे जाना है, मुझे इस एरिया को इतने चीजें देनी है, इस एरिया को इतनी चीजें देनी है, टीम मेंबर्स की सिलेक्शन करना, ये सारी चीजें किस में कवर हो रही है, डायरेक्शन में कवर हो रही है। तो ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, 3 चीजें बार बार रिपीट करनी है। प्लानिंग एक्टिविटी में 2 चीजें, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी में 3 चीजें, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन।
ठीक है, ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। बहुत आसान तरीके से हम चीजों को पढ़ रहे हैं ये फ्लो चार्ट्स में, ठीक है ना, तो बहुत इजीली आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, स्कोप को मजीद अगर मैं डिटेल में पढ़ूं तो स्कोप में क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट देखना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यार, सिलेबस, सिलेबस डिसाइड करना, सिलेबस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, आईएफआरएस है, यूएस गैप है, ये सारी चीजें डिसाइड करना, ठीक है। इंडस्ट्री की रेगुलेशन कोई है क्या, कोई बैंकिंग रेगुलेशन है क्या, कोई इंश्योरेंस की रेगुलेशन है, ये सारी चीजें हमने सारी चीजें भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सिर्फ हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर देख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रक्चर्ड वे में देख रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स लोकेशन ये भी हमने डिसाइड कर चुके हैं कि भाई कितनी ब्रांचेज होंगी, किधर किधर तुम्हारी लोकेशंस है, इन्वेंट्री किधर किधर पड़ी हुई है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कंपोनेंट्स लोकेशन में। बिजनेस के कितने सेगमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई वॉल्स है, तो वॉल्स के अंदर भी इतने सारे सेगमेंट्स है कि भाई एक ये चौक बार आइसक्रीम है, एक मैग्नम है, एक फलाना है, तो ये सारे क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं यूनिलीवर है, यूनिलीवर के भी मुख्तलिफ वो है, शैम्पू भी है, सोप भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हो गए, ठीक है। सेगमेंट कितने ज्यादा है वो भी आपने देखना है। क्या एक्सपर्ट की इधर जरूरत होगी नहीं होगी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है ना। अगर तो कोई टेक्निकल एरिया है तो एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। क्या इधर इंटरनल ऑडिट इस कंपनी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो वहां इंटरनल ऑडिट की अगर तो है तो उधर आपको वहां से इंटरनल ऑडिट की तरफ से कुछ असिस्टेंस मिल सकती है, अगर तो नहीं है तो वहां इंटरनल ऑडिट की असिस्टेंस की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूजेज है वहाँ, नेटफ्लिक्स तो नहीं है, अमेजोन प्राइम तो नहीं है, फूड पांडा तो नहीं है, बाइकिया तो नहीं है, अगर तो ऐसा है तो उधर आपको शायद हो सकता है आईटी ऑडिटर्स को बुलवाना पड़े कंट्रोल्स की टेस्टिंग के लिए। अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इसको अभी छोड़ दें, ठीक है ना, इसको इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है, रिपोर्टिंग करेंसी आपकी पीकेआर है, यूएसडी है, कौन सी आपकी रिपोर्टिंग करेंसी है, ठीक है। क्या कंसोलिडेशन इधर है या नहीं है, तो वो भी आपने देखना है, ठीक है। टाइमिंग, एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग करने का, कब तक वो लोग अपने फाइनेंशियल्स को क्लोज कर देते हैं, कब तक बना लेते हैं, लेट्स से वो 30 जून के फाइनेंशियल लेट्स से क्लोज करेंगे एक महीने बाद, ठीक है ना, 31 अगस्त तक, सॉरी 30 जुलाई तक, ठीक है, जुलाई तक वो क्लोज करेंगे या फिर अगस्त तक क्लोज करेंगे, तो जब तक वो क्लोज करेंगे उसके बाद से ही आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो देखना कि वो कब तक कर लेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन रखना कि आपका ऑडिट वर्क कब तक कंप्लीट हो जाएगा, आपकी आप रिपोर्ट्स कब तक दे दोगे, क्या क्या स्टेटस है, वो सारी चीजों की कम्युनिकेशन भी टाइमिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन करना टीम मेंबर से, थर्ड पार्टी से, तो वो सारी चीजें भी, लीगल वालों से कब आपने कम्युनिकेशन करनी है, थर्ड पार्टी से कब, लीगल आपका थर्ड पार्टी में कवर हो जाएगा, लीगल लॉयर से किसी से करनी है या फिर किसी एक्सपर्ट से आपको कम्युनिकेशन करनी है, वो सारी चीजें, एक्सपर्ट आपको काम करके कब तक डिलीवर कर देगा, तो वो सारी चीजें किधर आ जाएंगी, वो सारी चीजें टाइमिंग के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। टीम मेंबर से आपने कब कब बैठ के आपने बात करनी कि भाई तुम्हारा एरिया कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, तुम्हारा एरिया कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, उनका कब कब टास्क को आपने रिव्यू करना है, वो सारी चीजें किधर कवर होगी, वो सारी चीजें टाइमिंग के अंदर कवर हो रही होगी, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्शन, सिग्निफिकेंट मैटर्स, कौन से एरिया है जिधर ज्यादा फोकस आपने करना है। मटीरियलिटी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मटीरियलिटी का मैंने कुछ आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में दिया था, मटीरियलिटी आपको मैंने एक समझाया था लास्ट क्लास में भी, मटीरियलिटी क्या होती है कि यार अगर तो आप पेपर दे रहे हैं और एक एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो चेक कर रहा है आपका पेपर, तो उसको फर्क आप कब पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा जब आपकी 51 गलतियां होंगी। अगर तो आपकी 10 गलतियां उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो पास लिख देगा। अगर आपकी 20 गलतियां होंगी उसको कोई मसला नहीं होगा, वो पास लिख देगा। 30 गलतियां होंगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अभी फिलहाल इमटेरियल है। 40 भी होंगी, 45 भी होंगी, वो 49 भी होंगी, मसला नहीं होगा। मसला कब आएगा, जब वो 51 जैसे ही होगी तो उसका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। तो मटीरियलिटी हमने एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। आगे हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ, ठीक है।
अच्छा जी, मटीरियलिटी डिसाइड करना कि भाई कितनी ज्यादा हमारी कौन क्या मटीरियलिटी है क्या, जैसे इधर हमने डिसाइड कर लिया 51 हमारी मटीरियलिटी है, तो इधर इस केस के अंदर हमारे एफएस के अंदर हमारी मटीरियलिटी क्या है इस क्लाइंट के ऊपर, कि कौन से कितनी मटीरियलिटी कितनी अमाउंट पे हमारा ओपिनियन चेंज होगा, तो वो चीज डिसाइड करना भी हमारा हमें अल्टीमेटली डायरेक्शन बताएगा कि भाई इधर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। कौन सा एरिया ज्यादा रिस्की है वो डिसाइड करना। फिर इसके अलावा कि भाई एफएस लेवल का रिस्क डिसाइड करना। एफएस लेवल का रिस्क क्या मतलब, एफएस लेवल का उसको हम आगे पढ़ेंगे कि एफएस लेवल का रिस्क क्या होता है और वो सारी चीजें, एक ऊपर ऊपर से चीजें बता देता हूँ। ओवरऑल पूरे एफएस पे कुछ रिस्क होता है, वो क्या रिस्क है कि यार अगर लेट से कंपनी लोन ले रही है, ठीक है, बैंक से लोन ले रही है, तो जब लोन लेना आप बैंक से जाते हैं ना, तो बैंक वाले पूछते हैं भाई आपके क्या रेवेन्यूज है, आपकी क्या टोटल एसेट्स है, आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी इन्वेस्टर से, आपने अगर शार्क टैंक देखा हो, ठीक है ना, शार्क टैंक अगर आपने देखा हो, तो उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और इन्वेस्टर से फंडिंग की डिमांड करते हैं कि भाई मुझे इतनी फंडिंग दो, ठीक है। जब वो फंडिंग देते हैं, फंडिंग मांगते हैं, तो फौरन वो वहां से सामने से क्या क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपकी रेवेन्यूज क्या है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपकी टोटल एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपकी नेट जो एसेट्स हैं जिसको हम इक्विटी कहते हैं वो क्या है आपके। तो वो सारी चीजें जब इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो उसकी बेस पे वो आपको इन्वेस्टर फंड्स देते हैं। इसी तरीके से बैंक भी आपको लोन इसी की बेसिस पे देता है। जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट या लोन लेने जाते हैं, तो आपको जब वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो आपको लोन लेने के लिए और वो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सम टाइम्स आप क्या करते हो, अपने नंबर्स बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर दो, ताकि मुझे वो फंडिंग मिल जाए, ताकि वो मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, ताकि वो मुझे लोन मिल जाए। तो उस इसके लिए आप क्या कर दो, मैनिपुलेट कर दो अपने फाइनेंशियल्स को। अब मैनिपुलेशन कहीं भी हो सकती है, वो रेवेन्यू साइड पर भी हो सकती है, वो एक्सपेंसेस कम करने के लिए भी हो सकती है, वो एसेट को बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, वो लाइबिलिटीज को कम करने के लिए भी हो सकती है। तो वो हर जगह से मैनिपुलेशन हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि भाई आपके पूरे एफएस पर रिस्क होता है। जब आप इस तरीके का कोई सर्कमस्टांसेस होता है, इस तरीके का कोई इवेंट हो रहा होता है कि आप कोई फंडिंग ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, तो उसमें पूरे ओवरऑल एफएस पर रिस्क होता है कि यार आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो उधर आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपने डिसाइड करना कि भाई एफएस लेवल के रिस्क है या नहीं है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल्स क्या इधर हैं या नहीं है। इंटरनल कंट्रोल्स हैं तो क्या वो रिलायबल हैं, क्या उनके ऊपर रिलाई करा जा सकता है, अच्छे कंट्रोल्स हैं कि यार मैं अपने प्रोसीजर्स कम कर दूं, थोड़ा काम कम कर दूं, जिसकी वजह से मैं बोलूं रिस्क कम है तो काम भी कम कर दूं। अगर तो इंटरनल कंट्रोल्स है ही नहीं, तो मतलब मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तो रिस्क ज्यादा होगा। या तो इंटरनल कंट्रोल्स हैं लेकिन अच्छे नहीं है, तो जब भी मेरा रिस्क ज्यादा होगा तो मैं काम क्या करूंगा, ज्यादा कर रहा होगा। अगर तो कोई फ्रेमवर्क में चेंज आ जाता है, या फिर कोई इंडस्ट्री की रेगुलेशन में चेंज आता है, या कोई बिजनेस के में मर्जर हो जाता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं कि यार अगर तो कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आता है, ठीक है, लेट्स से पहले आपका आईएफआरएस 15 से पहले कोई दूसरा स्टैंडर्ड था, ठीक है, आईएफआरएस 9 से पहले कोई दूसरा स्टैंडर्ड था, ठीक है, आईएस 29। इसके अलावा आईएफआरएस 16 से पहले आपका प्रीवियसली कोई और स्टैंडर्ड था। तो जब आपका स्टैंडर्ड चेंज होता है, तो उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को नॉलेज नहीं होती उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो उधर रिस्क ज्यादा होता है कि वो गलती करेंगे, वो उसी प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे, ये रिस्क होता है, ठीक है ना। तो उधर आपने थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर देखना पड़ेगा। अगर तो कोई लॉज में चेंज आया, कोई लॉज और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट में चेंज आया, या फिर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आया, तो उधर आपने ज्यादा फोकस करना होगा। या फिर कोई इंडस्ट्री की रेगुलेशन में, बैंकिंग रेगुलेशन में, इंश्योरेंस रेगुलेशन में चेंज आया, तो उधर ज्यादा फोकस करना होगा। दूसरी चीज, अगर कोई बिजनेस की डेवलपमेंट में कोई चेंज हो रहा है, कुछ बिजनेस डेवलपमेंट हो रही है, क्या मतलब, अगर तो लेट से मर्जर हो रहा है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है, ठीक है, तो मतलब काम बढ़ जाएगा,
ठीक है, काम में थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर आपको देखना पड़ेगा। या फिर कोई चीज, कोई एंटिटी को आप अक्वायर कर रहे हैं तो मतलब कंसोलिडेशन भी आएगा आपके ऊपर। ठीक है, या फिर कोई एंटिटी को आप निकाल के डिस्पोज कर रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर क्या आएगा, उसकी अलग अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। ठीक है ना, डिस्पोजल एंट्रीज होती हैं। अगर अक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, उसके लिए आपकी गुडविल, नॉन जो आपके जो आपकी अक्वायर करते हैं जब आप, तो आपको फेयर वैल्यूएशन करनी पड़ती है, नेट एसेट्स निकालने पड़ते हैं। नेट एसेट्स निकालने के बाद आपको आपको निकालना पड़ता है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो आपकी जो एनसीआई है वो आपने निकालनी पड़ती है, और उसकी सारी एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि यार मैनेजमेंट उसमें गलतियां करे, गुडविल गलत अमाउंट से रिकॉर्ड करे। हो सकता है कि वो नेट एसेट जब कैलकुलेट कर रहे हो तो हो सकता है वो नेट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त वो लोग फेयर वैल्यू पे ना लें। ठीक है, हो सकता है कि जो ऐसे एसेट्स हैं जो ऑफ द बुक्स हैं, जैसे कि कस्टमर लिस्ट हो गई, ठीक है, इस टाइप की जो एसेट्स होते हैं, वो हो सकता है कि वो नेट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त वो वाले एसेट्स ना लें। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो आपने थोड़ा सा फोकस होकर देखनी पड़ेगी। अगर तो कोई बिजनेस की डेवलपमेंट में चेंज आ रहा है, या फिर जो बिजनेस है वो ले ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हालात जैसे खराब हो गए। अभी आपने रिसेंटली देखा मावा कार्ड हो गया, रिसेंटली जितने भी ऐसे जो आपकी कंपनीज है जो बंद हो गई स्टार्टअप, तो ले ऑफ करे या फिर ऐसी कोई चीजें करी, ले ऑफ करने की वजह से आपका आई 7 ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका प्रोविजन बुक करना, तो वो प्रोविजन बुक करना, क्या प्रोविजन बुक हुआ नहीं हुआ तो उधर रिस्क ज्यादा होगा। चांसेस ज्यादा है कि कंपनीज ने वो प्रोविजन बुक ना करा हो। ठीक है, कंसोलिडेशन उस तरीके से ना करी हो जो स्टैंडर्ड कह रहा है, डिस्पोजल उस तरीके से रिकॉर्डिंग ना करी हो जिस तरीके से स्टैंडर्ड कह रहा है, तो उधर रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो उन एरिया से आपने ज्यादा फोकस करना है। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स अल्टीमेटली क्या है, कि किधर मुझे ज्यादा फोकस करना है, किधर कम फोकस करना है। अगर मैं इसको समराइज करूं, टाइमिंग क्या है मुझे, कि कब तक ऑडिट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग डिसाइड करना, कब स्टार्ट करना है और कब कंप्लीट करना है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है अगर मैं इसको पूरा समराइज करूं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, मेरा सिलेबस, स्कोप, स्कोप ये मेरा सिलेबस है कि किन किन एरियाज में मुझे काम करना है, किधर किधर काम करना है, किधर किधर स्टैंडर्ड को सामने रखना है। ठीक है, रिसोर्सेज, ये भी मेरे डायरेक्शन का पार्ट है कि भाई ये इतने बंदे मुझे ये काम करने के लिए, क्योंकि रिस्क इसकी एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसी की बेसिस पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा कि भाई मुझे इस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, इस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, इस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, उस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, सीनियर इतने चाहिए, 2 सीनियर चाहिए, 2 सेमी सीनियर चाहिए, 1 जूनियर चाहिए। तो उसी की बेसिस पे, बेस्ड ऑन द रिस्क, बेस्ड ऑन द जो मैंने सारी चीजें आइडेंटिफाई करी, उसी की बेसिस पे मैं सिलेक्शन करूंगा, और उसी की बेसिस पे मैं एलोकेशन करूंगा टीम को कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, और बजट को एस्टिमेट करूंगा कि इतने वर्किंग आवर्स लगेंगे तो ये मेरा टोटल बजट होगा। तो होपफुली आपको ये ऑडिट स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेफिक्र होके पूछेगा, बिल्कुल भी आप लोगों ने शर्माना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, इवन अगर अभी आप लोगों ने नहीं पूछा, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी हो, कोई दिमाग में बिल्कुल ही सिली क्वेश्चन आ रहा हो, यार पूछूं नहीं पूछूं, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, पूछना है, कंफ्यूजन क्लियर करनी है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है। हमारा इस ओवरऑल क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या, हमें पेपर पास करना है। ठीक है, पेपर पास करने के लिए चाहे कोई भी क्वेश्चन है, हमें उसको इंशाल्लाह आंसर करने हैं, और आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर करनी है ताकि आप लोग अल्टीमेटली पेपर पास कर सकें। ठीक है, तो ये चीज हमने अच्छे से समझ ली। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान हमने बात करी कि यार डिटेल्ड प्लान का होना, हमने डिसाइड कर लिया ये एरिया पे ज्यादा काम करना है, ये एरिया पे कम काम करना है, ये एरिया पे ये ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजें हमने डिसाइड कर ली। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा काम करना है तो किस नेचर का ज्यादा काम करना है, वो नेचर को डिसाइड करना। ठीक है, वो नेचर को डिसाइड करना। नेचर क्या होती है कि यार मुझे लेट से किधर पर्टिकुलर एरिया पे रिस्क है, उसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। देखें, कुछ होती है अजर्शंस, अजर्शन को मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ इधर थोड़ा सा बता देता हूँ, दो अजर्शन बता देता हूँ। ठीक है, एक होती है अकरेंस, ठीक है, और एक होती है कंप्लीटनेस। ठीक है,
अकरेंस का जब रिस्क की मैं बात करता हूं तो अकरेंस का मतलब ये है कि यार एक जो एंट्री है रेवेन्यू की वो लेट से 10 रुपए है, वो 10 रुपए रेवेन्यू के अंदर रिकॉर्डेड है, ठीक है। क्या वो वाकई में 10 रुपए अकर हुए भी है या नहीं हुए? ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट में नहीं 10 रुपए फेक रिकॉर्ड कर दिए हो, पीछे कोई इनवॉइस ना हो, जीडीएन ना हो, जीआरएन नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मैनेजमेंट ने फेक एंट्री रिकॉर्ड कर दी हो जस्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू, ताकि उनको लोन मिल जाए या फिर वॉट एवर जो भी उनके मकसद है, या फिर उनके मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाए, ताकि उनको बोनसेस मिल जाए। तो जस्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू आपने क्या करा, 10 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरा अकरेंस का रिस्क है कि ऐसा हो सकता है कुछ एंट्रीज ऐसी रिकॉर्डेड हो रेवेन्यू के अंदर जो कि एक्चुअल में वो हो ही ना, ठीक है ना, वो फेक एंट्री हो, उसके पीछे कोई इनवॉइसेस ना हो। ये मेरा क्या अकरेंस का रिस्क है। एक होता है कंप्लीटनेस का रिस्क, कि यार ऐसी एंट्रीज जो कि रिकॉर्ड ही ना हुई हो लेकिन एक्चुअल में हुई हो, एक्चुअल में कोई एंट्रीज हुई हो, ठीक है ना, एक्चुअल में कोई एंट्री रेवेन्यू हुआ हो और मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड ही ना करा हो। अच्छा, अब रेवेन्यू के एंड से बात करें तो ये वाला कंप्लीटनेस का रिस्क क्या है, लो है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एंट्री, कोई भी कंपनी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करती, और ना जानबूझ के तो नहीं करती, गलती हो जाए अलग बात है, जानबूझ के कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि यार वो क्या करे कि यार जानबूझ के अपने रेवेन्यूज को कम करे, एक्चुअल में रेवेन्यू हो लेकिन वो रिकॉर्ड ना करे। ऐसा करने की कोशिश बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है ना। लेकिन इसका रिस्क ज्यादा होता है, हाई रिस्क होता है। क्यों? इसका इसलिए हाई रिस्क होता है क्योंकि नॉर्मली मैनेजमेंट चाहती है रेवेन्यू को इंक्रीज करना, उनको उनके बहुत ज्यादा गोल्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, वो चाहती है इसको इंक्रीज करना। जब वो इसको इंक्रीज करना चाहती है तो वो क्या करते हैं, फेक एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं जो कि एक्चुअल में रेवेन्यू होता ही नहीं है। तो यार मुझे अगर तो अकरेंस का रिस्क ज्यादा है तो अकरेंस पे ज्यादा काम करूंगा ना। तो वो डिसाइड करना कि मुझे अकरेंस पे काम करना है या कंप्लीटनेस पे काम करना है। तो अकरेंस का जो प्रोसीजर होगा वो डिफरेंट होगा, कंप्लीटनेस का प्रोसीजर डिफरेंट होगा। अकरेंस पे मैं क्या करूंगा, सिंपल जो रिकॉर्डेड एंट्रीज है वहां से चलूंगा, रिकॉर्डेड एंट्रीज का लेजर लूंगा और वहां से बोलूंगा भाई ये वाली एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है, ये एंट्री की मुझे सपोर्टिंग दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, मुझे इसकी जीडीएन दिखाओ, मुझे इसकी जीआरएन दिखाओ, मुझे इसकी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे दिखाओ। तो वो उस पर्टिकुलर एंट्री का उठाऊंगा और बोलूंगा भाई मुझे दिखाओ, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटनेस पे क्या होता है, कंप्लीटनेस पे मैं ये नहीं करता। कंप्लीटनेस पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है, उसको मैं अगर रेवेन्यू के एंड से थोड़ा सा भी आप लोगों को डिफिकल्ट होगा समझना, ठीक है, मैं उसको डिटेल में आगे समझाऊंगा। लेकिन एक मैं आसान सी एग्जांपल देता हूं इन्वेंट्री वाला एंड से। इन्वेंट्री में क्या होता है, जब हम इन्वेंट्री को वेरीफाई करने जाएंगे, स्टॉक काउंट करने जाएंगे, तो एक तो होता है अकरेंस को एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना, अकरेंस बोले या एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। अभी आगे मैं डिटेल में सारा फर्क समझाऊंगा, ठीक है। तो उसमें एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी होती है, तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक शीट होती है आपके पास जो कि रिकॉर्डेड है, जो कि सिस्टम जनरेटेड होती है, सिस्टम में रिकॉर्डेड है सारी एंट्री। उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं भाई ये एबीसी इन्वेंट्री आ रही है, मुझे दिखाओ किधर पड़ी हुई है। वो बोलता है इधर पड़ी हुई है, ठीक है। आपने क्या करा, एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी, जो एंट्री इधर आ रही है वो एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में, ठीक है। अब कंप्लीटनेस चेक करनी है कि हो सकता है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कोई ऐसी इन्वेंट्री हो जो कि हो ही ना लेकिन एक्चुअल में पड़ी भी हो। ऐसा हो सकता है ना कि इस लिस्ट के अंदर ही ना हो, ठीक है। पहले आपने क्या देखा, लिस्ट से आपने ट्रांजेक्शन उठाई, आपने बोला मुझे दिखाओ एक्चुअल में किधर पड़ी, उसने बोला ये पड़ी भी, ठीक है, आपने एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर ली। ऐसा हो सकता है लिस्ट के अंदर कोई एंट्री ना हो, ठीक है, और वो एक्चुअल में पड़ी भी हो। ऐसा हो सकता है ना, लिस्ट में ही कम हो, अंडरस्टेटेड हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे, आप बोलोगे कि यार ये वाली चीज जो पड़ी हुई है ना, मुझे दिखाओ लिस्ट में किधर है। अब आपका प्रोसीजर क्या हो गया, अंदाज चेंज हो गया, डिफरेंट प्रोसीजर हो गया। पहले आप कहां से चले, लिस्ट से चले टू फ्लोर, शीट टू फ्लोर। अब आपने क्या बोला, फ्लोर टू शीट। फ्लोर से आपने कोई चीज उठाई, आपने बोला भाई मुझे शीट में दिखाओ ये चीज किधर पड़ी हुई है। तो नेचर को डिसाइड करना कि किस नेचर के प्रोसीजर परफॉर्म करना है, वो डिसीजन कहां से आएगा, इधर से ही आएगा, ठीक है। अच्छा, आपको नेचर में तीन चीजें होती हैं,
एक तो होता है, देखें एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर, रिस्क को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर, उसको असेस करने का प्रोसीजर। वो क्या करना मतलब, देखें जब आप रिस्क को असेस करते हैं तो आप क्या लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा, इसको हम इधर देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हमें चीजों को समझ में आए। आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेट्स से 2024 भी आ रहा है, 2023 भी आ रहा है, ठीक है, 2023 भी आ रहा है। अच्छा, ये आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेट्स से ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये अकाउंट पेबल आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने रिस्क को असेस करना है, देखेंगे कितना ज्यादा रिस्क है। अब अकाउंट्स पेबल जो है, पहले जो था लेट्स से वो था 100 रुपए, अब सडनली हो गया कोई अचानक से 1000 रुपए, चेंज कितना आया? 900 रुपए का चेंज आया। बाकी में अकाउंट रिसीवेबल में कोई खास चेंज नहीं आया, पहले कोई था लगभग 150 का, अभी कोई ये 145 का, 5 का चेंज आया। अभी इधर रिस्क ज्यादा है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे भाई क्यों है ऐसा, क्यों है, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा इधर इस एरिया में रिस्क है, ठीक है ना। जैसे रेवेन्यू, अगर आपको एकदम से 1000 से रेवेन्यू हो जाए लेट से 5000 रुपये, 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया। अब 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया तो उसकी, अगर आप देख रहे हैं मार्केट की इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, तो ग्रोथ ओवरऑल कम हो रही है, ठीक है, लोगों की बाइंग पावर कम है, डिमांड कम होनी चाहिए थी। तो ये इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया? आपने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने बोला भाई क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी का बढ़ना मतलब डिमांड का बढ़ना, तो डिमांड कैसे बढ़ सकती है अगर, तो ओवरऑल कंडीशंस जो मार्केट की हैं वो डाउन जा रही हैं, ओवरऑल आपके जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है, कस्टमर की बाइंग पावर कम है, तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि यार आपकी डिमांड बढ़ रही है। अब आपको क्या हो रहा है, ये जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर कि कितना ज्यादा रिस्क है। इधर ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को असेस करना कि कितना ज्यादा रिस्क है। तो अब जो मैनेजमेंट की बातों से पता लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे इधर थोड़ा डिटेल में काम करना पड़ेगा। ये 5000 जो इन्होंने रिकॉर्ड करा है, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में रेवेन्यू ना हो, अकर ना हुआ हो और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर दिया हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिटेल में प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बैंक स्टेटमेंट से देखूंगा कि अमाउंट 5000 आई नहीं आई, मैं देखूंगा इनवॉइसेज है नहीं है, जीआरएन है नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है। ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ ये क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये क्या था? जब मैं इंक्वायरी कर रहा था, मैनेजमेंट से पूछ रहा था 1000 से 5000 क्यों हो गया, उन्होंने बोला क्वांटिटी बढ़ गई। मैंने बोला भाई डिमांड कैसे बढ़ गई, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिले, मुझे पता चल गया रिस्क ज्यादा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या था मेरा ऑब्जेक्टिव? वो रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर था। मैं जो इंक्वायरी कर रहा था वो रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर था, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था। अब जो मैं कर रहा हूँ, रिस्क को असेस करने के बाद ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर था ये, ठीक है। ये समझ में आ गया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर समझ में आ गया हमें, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो मैंने बताया, बैंक देख रहा हूँ, ये सारी चीजें देख रहा हूँ। अच्छा, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर ये क्या है? देखिए मैंने पहले क्या बताया था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कंट्रोल्स प्लेस करना। अक्सर कंपनी के पास लेट से गोल्ड की इंडस्ट्री है, ठीक है, गोल्ड तो आपको पता है कि यार इतना सा भी गोल्ड जो है ना बड़ा वैल्यूएबल होता है। छोटी सी मोबाइल फोन है या इस टाइप की चीजें हैं, फॉरेन कैश होती है, लिक्विड आइटम है, मतलब आप मार्केट में जाओ फॉरेन सेल हो जाएगी। और छोटी सी चीज है, जेब में किसी ने डाला चोरी भी हो गई। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ मशीनरीज हैं, मशीनरीज का कारोबार करें, अब मशीनरी से चोरी करना इतना आसान नहीं है, मशीनरी कोई जेब में नहीं आ जाती, ठीक है ना। लेकिन मोबाइल फोन्स के कारोबार में जेब में इजीली आ जाता है। गोल्ड का कर रहे हैं, गोल्ड छोटा सा भी गोल्ड आपने जेब में डाल दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उधर रिस्क ज्यादा है, मशीनरी वाले में रिस्क कम है, ठीक है। अब
आपने क्या करा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से जब आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी, देखा कि यार इधर ये इंडस्ट्री जो है इधर रिस्क ज्यादा है, ये कम है, रिस्क असेस कर लिया कि भाई गोल्ड है तो रिस्क ज्यादा है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आपको पता चल गया, ठीक है, कि भाई आपकी इंडस्ट्री का नेचर क्या है, किस तरीके की है, इस तरीके से आपको पता चल गया भाई इधर रिस्क ज्यादा है, इधर रिस्क कम है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपका पूरा हो गया। अब आपने देखा क्या मैनेजमेंट ने क्या कोई कंट्रोल लगाए हुए हैं, जिधर रिस्क ज्यादा था आपने बोला क्या कंट्रोल लगाए हुए, मतलब कि गोल्ड वाली जो इंडस्ट्री थी, मोबाइल फोन वाली इंडस्ट्री थी, वहां रिस्क ज्यादा था, तो उधर आपने बोला क्या मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स प्लेस करे, बोला हाँ कैमरे लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें लगाई हुई हैं, अंदर जाने से पहले गार्ड पहले चेक करता है, बाहर निकलने से पहले गार्ड चेक करता है कि कोई चीज आप लेकर तो नहीं जा रहे, तो वो सारी चीजें चेकिंग हो रही है, कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल्स को अब जाहिर है कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, अब आप देखेंगे कंट्रोल्स क्या सही हैं या नहीं है, अगर तो कंट्रोल सही काम कर रहे हैं, कैमरे सही काम कर रहे हैं, कैमरे की मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, तो आप बोलेंगे हाँ यार अब रिस्क कम है, रिस्क कम है तो प्रोसीजर भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा, क्या कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं, पता चला कैमरे तो लगाए हुए लेकिन कोई बंदा उसको मॉनिटरिंग नहीं करता, कोई मॉनिटरिंग रूम ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं बैठता उसको देखने के लिए, कैमरे लगे हुए चलते भी है सब कुछ है, लेकिन कोई बंदा उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, तो वो कैमरे का जो यूजेज है वो बेकार हो गया, वो कंट्रोल भी बेकार है, ठीक है। तो देखना क्या कंट्रोल्स के ऊपर सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा, क्या कंट्रोल्स में वो पकड़ रहे नहीं पकड़ रहे, अगर कोई ऐसा केस होता है तो पता चला वो जो मॉनिटरिंग रूम भी बनाया हुआ है लेकिन जो बंदा होता है वो ऐसे ही बस घूमता रहता है, चाय वाय पीता है, खाता है, चला जाता है, देखता ही नहीं है, मॉनिटरिंग सही नहीं करता, तो ये चीजें कैसे पता चलेगी, आप कंट्रोल्स की जब टेस्टिंग करेंगे, क्या कंट्रोल्स पे रिलाई करना है या नहीं करना, क्या कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो टेस्ट करेंगे कंट्रोल तो पता चलेगा कि यार हाँ कंट्रोल्स में रिलाई करा जा सकता है। मैं प्रोसीजर क्या कर दूं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कि भाई बैंक से ये सारी चीजें करना, तो वो प्रोसीजर भी क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अगर तो कंट्रोल्स सही होंगे। तो इधर ऑब्जेक्टिव क्या था, रिस्क को असेस करना कि रिस्क कितना ज्यादा हाई रिस्क है लो रिस्क है, ठीक है, इधर ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, क्या कंट्रोल सही काम कर रहे नहीं कर रहे, क्या कंट्रोल्स पे रिलाई करूं या नहीं करूं, बेस्ड ऑन द रिस्क, रिस्क ज्यादा था तो मैंने देखा कंट्रोल्स हैं या नहीं है, अगर तो कंट्रोल्स हैं तो क्या मुझे रिलाई करना है नहीं करना, कंट्रोल्स काम के हैं, क्या कंट्रोल सही से फॉलो होते हैं, कंट्रोल्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इधर देखूंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या रिलाई करना है या नहीं करना, अगर तो रिलाई करना है तो मैं इधर क्या करूंगा, काम ज्यादा करूंगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। इसके अलावा अगर कोई आएगा ने कोई प्रोसीजर बोले वो आपने करने होंगे, ठीक है, नेचर में ये सारी चीजें कवर हो गई, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आ गई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ऑडिट प्लान में अगर मैं बात करूं, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या था, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ऑडिट प्लान में क्या है, नेचर, किस नेचर का प्रोसीजर परफॉर्म करना है, अकरेंस वेरीफाई करनी है तो अकरेंस वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है एग्जिस्टेंस वाला करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस क्या थी, मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि यार शीट टू फ्लोर, और कंप्लीटनेस में फ्लोर टू शीट, के फ्लोर से मैंने एक इन्वेंट्री बोली, केवल इन्वेंट्री मुझे शीट में दिखाओ, तो ये फ्लोर टू शीट थी, किस नेचर का मुझे करना है, क्या मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, क्या मुझे कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर करना है, क्या मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है, तो ये तीनों चीजें कि ये भी नेचर में कवर होती हैं, इधर मुझे कौन सी चीज करनी है तो वो भी इधर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा किस टाइमिंग पे करनी है, कब करनी है, मुझे बिफोर दी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी है, टाइमिंग में क्या होगा कि बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये परफॉर्म करना है, या आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुझे परफॉर्म करना है, किस टाइम पे करना है, कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कितने सैंपल साइज सेलेक्ट करने हैं, मुझे 100 ट्रांजेक्शन है, 100 ट्रांजेक्शन में 10 सेलेक्ट करनी है, 20 करनी है, 30 करनी है, 20 सेलेक्ट करके मुझे कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, या 30 सेलेक्ट करके कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, या 20 सेलेक्ट करके मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है, ये एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है और ऑडिट प्लान क्या है हमारा, ठीक है। प्लानिंग एक्टिविटी में दो बातें पड़ी, ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ऑडिट प्लान में हमने क्या पढ़ा, ऑडिट प्लान में पढ़ा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ
ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी एंड अदर प्रोसीजर अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड बाय आइजा है। हमने क्या पढ़ा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें होती हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ऑडिट स्ट्रेटजी भी। फर्दर हम चीजें कुछ कवर करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और प्लानिंग से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसके अलावा जो प्रीवियसली हमने एक दो स्लाइड्स हमने नहीं करी कवर, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यार अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है और प्लानिंग है क्या। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये क्लास में मजा आया होगा, एंजॉय करा होगा आप लोगों ने। अगर तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बेफिक्र होके पूछेगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, शर्माना नहीं है आप लोगों ने, और जो भी क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।